Okay, now take out your topic 11.1.3 life history variation. So we'll read NCRT line to line. So keep your pencils in your hands. पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस। तो पॉपुलेशन जो होती है वो अपने आप को इवॉल्व करती है किस चीज़ के लिए, ताकि वो सबसे ज़्यादा फिटनेस अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा सके। और इसी फिटनेस को कहा जाता है डार्विनियन फिटनेस, क्योंकि डार्विन ने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो डार्विनियन फिटनेस बोलते हैं। इट मीन हाई आर वैल्यू, जिनकी आई वैल्यू, जिनका इंट्रिंसिक रेट हाई आना चाहिए, वो ज़्यादा फिट है इन द हैबिटेट इन विच दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रेशर्स की, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है तो उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा बनाएं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक बार ब्रीड करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। एग्जाम में आता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। उसका नाम है पैसिफिक साल्मन फिश, अंडरलाइन करिए, एंड बैम्बू। बैम्बू एक प्लांट है, पैसिफिक साल्मन फिश एक मछली, एक एनिमल है। ये दोनों सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, वाइल अदर ब्रीड्स मैनी टाइम। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स और मैमल जो कि पूरी ज़िंदगी भर ब्रीड करते हैं। उनका एक लाइफ स्पैन, जब तक वो ब्रीड करेंगे उसके बाद दे गेट ओल्ड। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो रिप्रोडक्शन करके बहुत छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जैसे कि ओइस्टर्स बहुत छोटे छोटे बच्चे देते हैं, पैलेजिक फिशेस इनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग। कुछ लोग छोटे कम मात्रा में ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे कि देखिए बर्ड्स के बच्चे, मैमल्स के बच्चे, तो ये होते कम मात्रा में पर इनका साइज़ बड़ा होता है। और ऐसे ही हमारे जो ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस हैं, इनके बच्चे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नंबर। फिशेस आपने देखा होगा कि पूरा पानी भर जाता है जहाँ पे वो होती हैं उस टाइम पे, तुरंत ब्रीडिंग टाइम पे, तो इतने सारे उनके बच्चे होते हैं, बट बहुत ही छोटे, क्योंकि छोटे हैं तो बहुत सारे हैं हो सकते हैं, बड़ों को तो जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो कम नंबर पर होते हैं, बट दे आर लार्ज साइज्ड। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। ये देखो इसलिए होता है, ये नेचर ने इसलिए बनाया है ताकि मैक्सिमाइजिंग उनकी फिटनेस का लेवल बढ़ सके, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि लाइफ हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट्स आए हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स आए हैं उनकी पूरी बॉडी में, ये सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि नेचर उन पे इम्पोज कर रहा है। नेचर में ए बायोटिक फैक्टर या बायोटिक, जो ए बायोटिक फैक्टर के ऊपर जो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वैसे ही वो स्पीशीज़ बन जा रही है। सपोज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में कोई स्पीशीज़ रह रही है, बहुत विंड ब्लो कर रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे वहाँ रहना सीख जाएगा, वो अपने आप को वैसे ही बदल लेगा। तो ये नेचर की जो ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स ऑर्गेनिज्म को वैसा ही बनाते हैं उस जगह पे। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स इन डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ करंटली एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च। तो हमारी जो एवोल्यूशन की अगर हम बात करें लाइफ हिस्ट्री की ऑर्गेनिजम्स की, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है रिसर्च का, जो कि हमारे इकोलॉजिस्ट हैं सबसे ज़्यादा रिसर्च हमारे जो कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ की हिस्ट्री की और उनकी ट्रेड्स की, उनके करेक्टर्स की, उनकी रिसर्च कर रहे हैं पूरी की पूरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज़ इनहेबिटेड जस्ट बाय एन सिंगल स्पीशीज़। आप कोई भी ऐसी स्पीशीज़ की बात कर सकते हैं अपने हैबिट में जो कि सिर्फ ऑक्यूपाई हो रही है एक सिंगल स्पीशीज़ से। देर इज़ नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज़ इवन इनकंसीबल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पीशीज़ होती है वो अकेले रहना पसंद नहीं करती, ना वो अकेली रहती हैं, वो एक ग्रुप में, कम्युनिटी में रहती है, एक ग्रुप में। फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ मोर स्पीशीज़ ऑन विच इट कैन फीड। तो किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो और स्पीशीज़ उसके आसपास हो जिन्हें वो खा सकें, जिन्हें वो फीड कर सकें। इवन अ प्लांट स्पीशीज़ विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलॉन। इवन प्लांट जो कि अपना अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है, बट उसको फिर भी एक और प्लांट की स्पीशीज अपने पास चाहिए रहने के लिए, वो भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। इवन प्लांट जो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना फूड खुद बना सकता है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन है, ओके दैट इज़ फाइन, इट नीड्स सॉयल। उसको क्या चाहिए, प्लांट को सॉयल चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए जो कि उसकी ऑर्गेनिक मैटर को सॉयल में तोड़े एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फॉर एब्जॉर्प्शन।
जो चीज़ पेड़ की गिरती है, सड़े हुए पत्ते या पेड़ टूटते हैं, मरते हैं, वही पेड़ दोबारा से उस मिट्टी में पूरा गलते हैं, डिकम्पोज होते हैं, फिर वो प्लांट अपनी रूट हेयर से उसी न्यूट्रिशन को दोबारा एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में पहुंचाता है। तो आई मीन यहाँ पे प्लांट को सॉइल की ज़रूरत पड़ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ गई। ओके, नाउ सी, एंड देन हाउ विल द प्लांट्स मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। सबसे बड़ी बात, प्लांट अकेले रहकर क्या करेगा, उसकी आगे की रिप्रोडक्शन करके उसकी आगे की जनरेशन ही नहीं आएगी। पॉलिनेशन के लिए फूल को क्या चाहिए, एक पॉलिनेटर चाहिए, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक पॉलिनेटर्स हो या बायोटिक पॉलिनेटर्स हो। जब तक वो विजिट नहीं करेंगे प्लांट को, पॉलिनेशन नहीं होगा। अच्छा, और छोड़िए, सीड डिस्पर्जल ही नहीं होगा। फल पंछी खाते हैं, उन पंछी उस फलों की बीज को यहाँ से फल तोड़ा और कितनी माइल्स तक लेके जाते हैं, वहाँ जाके वो बीज को फेंकते हैं, वहाँ एक नया पौधा पनपता है उसी जाति का, उसी प्रजाति का। तो ये सब एनिमल्स कर पा रहे हैं, तो प्लांट अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। It is obvious that in nature, animals, plants, and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form biological community. तो यहाँ आता है वर्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है। तो नेचर में कोई भी प्लांट्स या कोई भी एनिमल अकेला नहीं रह सकता, वो अलग अलग तरीके फाइंड करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के, बातचीत करने के, और जहाँ पे वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। दे फॉर्म अ कंप्लीट कम्युनिटी ऑफ सेवरल मेंबर्स इन दैम। बट इन एनिमल कम्युनिटीज़, एनिमल्स की बात करें, मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडीली अपेरेंट। तो देखिए, एनिमल में सारी की सारी इंटरेक्शन होती है, ज़रूरी नहीं कि वो सब उनके लिए उनकी मर्जी की हो, कुछ में उनको ज़बरदस्ती भी रहना पड़ता है। जैसे आप जंगल में देख लो, प्रेडेटर प्रे सब आसपास ही हैं, अब उनको वहाँ उस कम्युनिटी में रहना पड़ रहा है। दे हैव टू बी देयर फूड सम टाइम। ओके, जब फूड नहीं है तो दे हैव टू बी अदर्स फूड। Now see the next para. Interspecific interactions arise from the interaction of population of two different species. So interspecific interaction का मतलब भी ये होता है, इंटर मतलब दो लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, और वो कैसे दो लोग हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, ये याद रखना है। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, दो अलग अलग प्रजाति, दो अलग अलग स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती है। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं, या न्यूट्रल, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं भी हो सकते हैं, टू वन ऑफ द स्पीशीज़ और बोथ, असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंट्रैक्शन। अब हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि हम पॉजिटिव साइन उन इंट्रैक्शंस को देंगे, उन आपस में इंट्रैक्शन जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो रहे हैं, जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और माइनस के लिए हम यूज़ करेंगे डेट्रीमेंटल के लिए, जहाँ पे नुकसान हो रहा है, और ज़ीरो को हम यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे किसी भी एनिमल को किसी के साथ रहने में ना तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ना तो बहुत बड़ा कोई नुकसान हो रहा है, मतलब न्यूट्रल है वहाँ पे, ना फ़ायदा ना नुकसान। Let us look at all these possible outcomes of interspecific interaction. अब हम ये सारे outcomes को पढ़ेंगे interspecific interactions के। So look at the table 11.1. 11.1 टेबल में आप देखेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस दे रखा है। तो अगर आप ये टेबल भी लर्न कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन बोर्ड विल गेट क्लियर्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोज एग्जाम में आ गया म्यूचुअलिज्म क्या है। आपको पता होना चाहिए म्यूचुअलिज्म में ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म प्लस साइन दिखा रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। तो देखो, प्लस ए को भी फ़ायदा, बी को भी फ़ायदा, तो ये होती है म्यूचुअलिज्म। ऐसी ही रिलेशनशिप जैसे कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन में देखो क्या हो रहा है, एक दोनों स्पीशीज़ को नुकसान, क्योंकि दोनों लड़ेंगे। सपोज डॉग है, अगर आप उनके आगे आपने एक ट्रे में चिकन रख दिया, वो फटाफट आएंगे, फाइट करेंगे, दूसरे को काटेंगे, खाएंगे, मार भी सकते हैं दूसरे को वो, तो दोनों को उसमें कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान ही होता है। ओके, तो दैट इज़ माइनस माइनस। थर्ड देखिए, प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन मतलब होता है शिकार और शिकारी की रिलेशन या इंटरेक्शन। शिकारी तो खाएगा, शिकार बेचारा मरेगा, तो जो मरेगा उसको नुकसान हो रहा है, शिकार जो खा रहा है उसको तो पेट भर रहा है, उसका न्यूट्रिशन हो रहा है, तो वहाँ पे इसको फ़ायदा हो रहा है। तो एक स्पीशीज़ को यहाँ पे होने वाला है फ़ायदा और एक स्पीशीज़ को होने वाला है नुकसान। जो नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को तो होता है फ़ायदा, एक स्पीशीज़ को होता है नुकसान, क्योंकि एक स्पीशीज़ उसकी बॉडी पे रहती है। सपोज़ आप ले लीजिए, आप हो, आपकी इंटेस्टाइन में वॉर्म्स रहती हैं, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स क्या करते हैं, आपके पेट में जो कीड़े होते हैं वो तो रह रहे हैं, उनको कोई नुकसान है, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो उनके लिए हम बोलेंगे प्लस। बट अगर हम बात करें आपकी, तो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपकी आंतों से, तो आपको हो रहा है नुकसान, तो एक यहाँ प्लस जाएगा, एक यहाँ माइनस जाएगा। नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म आपके लिए बिल्कुल न्यू रिलेशन है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को तो होता है फ़ायदा बहुत ज़्यादा, एक को न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है उसे, तो उसके लिए डिनोट करेंगे ज़ीरो।
बात आती है अमेंसलिज्म की। तो अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को तो होता है सिर्फ नुकसान ही नुकसान, और एक स्पीशीज़ को कुछ भी नहीं होता, वो न्यूट्रल रहती है। तो ज़ीरो डिटरमाइंस न्यूट्रल। तो ये आप सारे इंट्रैक्शंस इजीली अंडरस्टूड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इंट्रैक्शंस टोटल आपके यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट हो रही हैं, बट लूज इन कॉम्पिटिशन में लूज कर रही हैं। In both parasitism and predation, only one species benefits and the interaction is detrimental to the other species. दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है. The interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harm. जहाँ पे एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान, हमने लगा दिया ज़ीरो, वो हो गया हमारा कमेंसलिज्म। अब आती है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक स्पीशीज़ को तो नुकसान हो रहा है तो हमने यूज़ कर दिया माइनस, दूसरी स्पीशीज़ अनअफेक्टेड मतलब ना नुकसान ना फ़ायदा, वहाँ लगा दिया हमने ज़ीरो। तो ये होती है हमारी अमेंसलिज्म। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर। तो हमारी प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं, जहाँ पे हमारी सारी स्पीशीज़ जो होती हैं दैट लिव टुगेदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 6 में से फर्स्ट रिलेशनशिप, जो कि हमारी होगी प्रीडेशन।